नमस्कार दोस्तों, बनारस ग्लोबल टाइम से मैं डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आज आर्थिकी कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं HDFC बैंक मामला। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो अमेरिका इजराइल के साथ ईरान का युद्ध चल रहा है, उसके संदर्भ में सब चीज़ों को जोड़ दिया जा रहा है। तो हमारा जो उद्देश्य है वित्तीय साक्षरता, उद्देश्य के मद्देनज़र हम लोग आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि HDFC बैंक का जो मामला है, जो चल रहा है, वह क्या है और उसका क्या परिणाम है, क्या वह युद्ध से जुड़ा हुआ है या नहीं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री MK पांडे जी, जो बैंकिंग मामलों के जानकार हैं और एक अच्छे पोस्ट पर रहे हैं बैंक में। तो हम इनसे आज बात करेंगे इस मुद्दे पर कि HDFC बैंक का मामला क्या है। तो पांडे जी, आपका स्वागत है बनारस ग्लोबल टाइम्स के स्टूडियो में। और आज आपसे मेरा प्रश्न ये है कि HDFC बैंक के जो चेयरमैन हैं वो इस्तीफा दे दिए हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? धन्यवाद पाठक जी। आपका वित्तीय साक्षरता बढ़ाने का प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। चेयरमैन ने इस्तीफा दिया, कारण उन्होंने खुद बताया। अपने इस्तीफा में उन्होंने बताया कि उनके जो मोरल इथिकल वैल्यू जो थे वो उसके हिसाब से बैंकिंग व्यवस्था नहीं चल रही थी और अब वो उसको मैनेज नहीं, मतलब वो इतना बड़ा गैप था कि अब उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उन्होंने उससे हट जाने का निर्णय लिया। तो जो वक्तव्य में उन्होंने जो रीजन दिया अपने रेजिग्नेशन में, उसमें तो रेजिग्नेशन का रीजन केवल यही है, मतलब कि उनके अनुसार बैंक में काम नहीं हो रहा, उनके अनुसार व्यक्ति या बैंकिंग के जो था उनके एथिक्स मैच नहीं कर रहे थे। अब उनको शायद लग रहा था कि इतने डिफरेंस ऑफ एथिकल वैल्यूज में उनको आगे कंटिन्यू कर पाना संभव नहीं लग रहा होगा उनको, तो यही कारण बताते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये तो जो डॉक्यूमेंटेड बात कहें तो वो ये है। जी जी जी। तो ये बताइए कि HDFC बैंक का जो संकट है वह क्या है, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? देखिए, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया तो माना तो वही जाएगा जो उन्होंने कहा है, लेकिन जो इसकी पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि पर हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा। उसके बारे में जानकारी हम लोगों को अपने दर्शकों तक पहुंचानी होगी। बैंक चाहे भारत में हो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, बैंक की सफलता का सबसे बड़ा आधार बैंक का कैपिटल नहीं है, सबसे बड़ा आधार है उसमें उनके ग्राहकों का विश्वास। बैंकिंग व्यवस्था विश्वास पर आधारित है और उसी पर उसके जितने ज़्यादा ग्राहकों का उसके प्रति विश्वास है उतना ही वो बैंक मजबूत होता है। ये बाकी जो पैरामीटर हम लोग जानते हैं वो कंप्लायंस के हिसाब से बहुत ज़रूरी हैं, तो वो होते हैं। तो अभी जो HDFC की जो क्राइसिस है, जो HDFC की बातें मार्केट में जो आ रही हैं, HDFC बैंक के मार्केट वैल्यू जो गिरा है, शेयर वैल्यू से मेरा मतलब है, उनका टोटल कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो घटा है, वो अभी उस पर लोगों का ध्यान नहीं गया, इसलिए क्योंकि जैसा आपने शुरुआत में ही कहा, अभी कोई भी घटना घट रही है आर्थिक या सामाजिक या राजनीतिक, तो उसको हम लोग युद्ध से जोड़ लेते हैं। क्योंकि इन जनरल शेयर मार्केट गिरा हुआ है, इंडेक्स गिरे हुए हैं, सेंसेक्स गिरे हुए हैं, तो HDFC पर अलग से लोगों का ध्यान नहीं गया। लेकिन मेरा मानना है, मैं जो स्पष्टता से साथ कह रहा हूँ कि यदि अभी युद्ध नहीं भी चल रहा होता, सब कुछ सामान्य होता, तो भी HDFC का शेयर का वैल्यू गिरता। तो इसके जो गिरने का कारण है, बेसिक कारण यही है कि इसमें जो विश्वसनीयता थी, जो एक गवर्नेंस था, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस की जिसको बात करते हैं कि बैंक अपने इंटरनल चीज़ों को कितना बढ़िया गवर्न कर रही है। HDFC बैंक को भारत में एक टू बिग टू
फेल का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि अपने देश में 3 ही ऐसे बैंक हैं जिनको ये तमगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार की ओर से मिला है, जिसमें एक HDFC, एक ICICI और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो कहने का मेरा मतलब कि HDFC बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है, तो इसके प्रति विश्वास का इरोजन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर घटना में क्या हुआ है, मैं संक्षेप में यदि पृष्ठभूमि में बताऊँ तो HDFC बैंक ने अपने ओवरसीज ऑपरेशन के तहत, जो कि एक लेजिटिमेट काम है, लेजिटिमेट काम करते हुए एक स्विट्जरलैंड के बैंक थे क्रेडिट स्विस ने एक एडिशनल टायर 1 कैपिटल के लिए बॉन्ड इशू किया था। बॉन्ड इशू करना, कैपिटल रेज करना, यह बैंकिंग की नॉर्मल प्रक्रिया है। उसने रेज किया था और उस बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में HDFC बैंक ने अपने नॉन रेजिडेंट कस्टमर या हाई प्रोफाइल हाई नेटवर्थ कस्टमर को बेचा था। उसमें HDFC बैंक का काम केवल ये था एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज एन इंटरमीडिएट, चाहे जो कह लीजिए, उसमें उनको कमीशन मिलने थे। अब यहाँ पर जानने की बात केवल ये जो संकट का कारण हुआ है कि एडिशनल टायर 1 कैपिटल का जो बॉन्ड था, उस बॉन्ड की 2-3 मौलिक बातें हम लोग जान लें। मौलिक बात यह है कि वो परपिचुअल है, उसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता है कि किस दिन को मैच्योर हो जाएगा। हमने आपको पैसा 2 साल के लिए दिया या 10 साल के लिए दिया, कोई उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। उसमें ब्याज मिलता है, जो उसका ब्याज दर आम इन्वेस्टमेंट के ब्याज दर से, रिटर्न से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन उसके साथ वो रिस्क एक चीज़ जुड़ा हुआ है कि वो कभी भी अप्रोप्रिएट हो सकता है यदि बैंक के एक्सीजेंसी में, मतलब वो टोटली नील वैल्यू का भी हो सकता है। ये उसके बेसिक कैरेक्टर थे। जब HDFC बैंक अपने नॉन रेजिडेंट कस्टमर्स को ये बॉन्ड बेच रहा था, तो ये स्पेसिफिकेशन उनके साथ शेयर नहीं किया गया ट्रांसपेरेंटली, या ऐसे इन्वेस्टर को ये बॉन्ड इशू किए गए जो उसके लिए फिट नहीं थे। यहाँ पर इशू हुआ। अब जो क्रेडिट स्विस बैंक है, उसका अपने वित्तीय कारणों से, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से उसका फेलियर हुआ, मतलब वो बंद होने के कगार पर था। ये स्विट्जरलैंड का एक महत्वपूर्ण बैंक था, ग्लोबल बैंक था। तो स्विट्जरलैंड सरकार ने, वहाँ के जो फाइनेंशियल कंट्रोलर ने इस बैंक को एक दूसरे स्विट्जरलैंड के बैंक के UBS में मर्ज किया, और मर्जर के समय जो एडिशनल टायर 1 कैपिटल वाला जो बॉन्ड था, एक तरह से कहा जाए पूरी तरह वाइप अप हो गया। तो जब ये वाइप आउट हो गया, तो अब UBS बैंक, जिसने कि क्रेडिट स्विस के टोटल एसेट लायबिलिटी को उसने टेक ओवर किया, तो उसके पास ये लायबिलिटी तो आई नहीं। तो अब जो इन्वेस्टर उसमें जो पैसे लगा रखे थे, उनके पैसे का वैल्यू प्रैक्टिकली वो 0 हो गया। अब यहीं पर ये मिस सेलिंग का जो कारण था, बेसिकली ये मिस सेल जो किया HDFC के रिलेशनशिप मैनेजर ने अपने दुबई ऑफिस या बहरीन ऑफिस के द्वारा, मेन जो क्रक्स है जो HDFC के खिलाफ है वो यही है कि ये अपने पोजीशन को लिवरेज करते हुए मिस सेलिंग किया, और बहुत से कस्टमर्स हैं जिनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 0 हो गया। तो इसकी वजह से ये प्रेजेंट क्राइसिस है। अच्छा। तो ये बताइए कि वर्तमान में जो शेयर मार्केट में जो गिरावट आ रही है, जिसमें HDFC बैंक का भी शेयर है और अन्य शेयर भी हैं, तो उसको लोग जोड़ देते हैं युद्ध से। क्या इसके शेयरों में जो HDFC बैंक के जो शेयर है पहले से गिरते आ रहे हैं कि इधर गिरना शुरू हुआ है जब ये संकट आया है? देखिए, ये संकट जैसा आप सभी लोग जानते हैं 28 फरवरी को शुरू हुआ था। HDFC के चेयरमैन ने 18 मार्च को रिजाइन किया है। तो ये संकट का सरफेस के ऊपर आना ही युद्ध के पीरियड में हुआ है। उन्होंने 18 मार्च को रिजाइन किया था, जिस समय ये युद्ध लगभग चल ही रहा है। तो जो HDFC पर जो स्ट्रेस आया उसके शेयर वैल्यू पर, इस दौरान ही आए। तो चूंकि पूरा इंडेक्स गिरा हुआ था, सेंसेक्स गिरा हुआ था, हर कंपनी एक क्रॉस द लाइन का शेयर डाउन था, तो लोगों का ध्यान इस पर उतना नहीं गया होगा अलग से जितना जाना चाहिए था। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि यदि अभी ये युद्ध नहीं भी चल रहा होता, बिल्कुल दुनिया में शांति होती, तो अभी 18 मार्च के बाद HDFC के शेयर में स्टीप फॉल होता। तब लोगों का ध्यान इस पर जाता, और हो सकता है मीडिया इस पर ज्यादा ध्यान देती और चर्चा में ये विषय आया होता। क्योंकि अभी हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है युद्ध, तो इसलिए उस पर उतनी चर्चा नहीं हुई। अभी आपने स्विस बैंक के चर्चा के दौरान
आपने एक शब्द का बार बार मतलब 2-3 बार आपने प्रयोग किया, एडिशनल T1 कैपिटल, वो है क्या? देखिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो प्रोमोटर्स हैं उनको अपनी पूंजी लगानी होती है। तो बैंक में भी जो भी प्रोमोटर है उसको पूंजी लगानी होती है। तो बैंकों के हेल्थ के सुपरविजन के लिए जो ग्लोबल लेवल पर एक बासल कमेटी इसको बोलते हैं, वो हमेशा से रिकमेंड करते रही है कि कितना % कैपिटल होना चाहिए। तो कैपिटल को 2 हिस्से में बांटा गया, टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल। और ये टायर 1 कैपिटल, उसमें एक एडिशनल T1 कैपिटल डाला गया, जिसके साथ कैरेक्टर ये जुड़ा हुआ था कि इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होगी, मतलब परपिचुअलिटी इसका नेचर है। इसमें रिटर्न आम बैंक के जो मार्केट में जो निवेश के अवसर है उसके तुलना में इसमें निवेश के अवसर रिटर्न इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। और ये कभी भी कैपिटल रिस्क को एब्जॉर्ब करने के लिए ही है। तो सबसे पहले ये टायर 1 कैपिटल जो होगा उस रिस्क को, बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क को के कुशन के रूप में आएगा। तो चूंकि ये टायर 1 कैपिटल इशू किया था क्रेडिट स्विस ने, और क्रेडिट स्विस अपने 2 अलग अलग मतलब 2021 के बाद से उनके अपने फाइनेंशियल लॉसेज होते रहे थे। तो वो एक तरह से कहा जाए ऐसी स्थिति में आ गए थे कि बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के वो क्रेडिट स्विस बैंक सर्वाइव नहीं कर सकता था। तो वैसी सिचुएशन आने पर टायर 1 एडिशनल T1 कैपिटल को यूज करना था। तो ये कैपिटल उसमें यूज हो गया। ये मतलब जो अन्य से इसके साथ मतलब स्पेशलिटी यही थी कि कोई इसका एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी नहीं है, और एक ये रिस्क के केस में सबसे पहले इसका प्रयोग कैपिटल इरोजन जब होगा तो इसका उसमें एप्रोप्रिएशन होगा। इसीलिए इसका चूँकि उनका लॉस बहुत ज़्यादा था, तो ये टोटल का टोटल जितने का उन्होंने करीब ये 16 बिलियन बताते थे, 16 बिलियन स्विस फ्रैंक, जो करीब $17 बिलियन के बराबर का होता था, मतलब अप्रोक्सीमेटली। तो ये पूरा 16 बिलियन स्विस फ्रैंक एक तरह से कहा जाए जो निवेश था वो जीरो हो गया जबकि उसके साथ यूबीएस बैंक के साथ मर्ज होना था। इस संकट से HDFC बैंक को नुकसान भी तो हो रहा होगा। देखिए, HDFC बैंक को ऐसे देखा जाए तो तात्कालिक रूप से फाइनेंशियल लॉस तो कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें HDFC बैंक का निवेश तो था नहीं। जी। तो ये HDFC के प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई असर नहीं डाल रहा है तत्काल में। HDFC का कैपिटल इससे प्रभावित नहीं होगा तत्काल में। लेकिन शुरुआत में भी मैंने कहा और फिर मैं कह रहा हूँ, बैंकिंग व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए कैपिटल से ज़्यादा जरूरी है कस्टमर का ट्रस्ट। जो जनता, जो आपका डिपॉजिटर है, जिन्होंने अपना पैसा आपको दे रखा है, वो आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं। ये मिस सेलिंग की वजह से जो आपने गलत लोगों को, मतलब इनएप्रोप्रिएट लोगों को इनएप्रोप्रिएट प्रोडक्ट बेचा, तो ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, ये बैंकिंग व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा ही एक मतलब कह सकते हैं कि डेंजरस पॉइंट है कि लोगों का विश्वास कम हो। एक लगता है ना कि हमको आई हैव बीन चीटेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब वो जो रिलेशनशिप मैनेजर या हुसोएवर इज देयर, उनके जो भी अपने फाइनेंशियल कंसिडरेशन उसमें रहे होंगे, क्योंकि ये प्रोसेस इलीगल नहीं है, प्रोसेस पूरी तरह लेजिटिमेट है। ऐसा मर्चेंट मतलब ये जो एक तरह से कहा जाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ प्रोडक्ट, बैंक को एडिशनल इनकम जनरेट करने का, नॉन इंटरेस्ट इनकम जनरेट करने का एक लेजिटिमेट मीन्स है। तो प्रोसेस इलेजिटिमेट नहीं था, प्रोसेस पूरी तरह लीगल था। केवल चाहे टारगेट का प्रेशर हो, चाहे व्हाटएवर में बी द रीजन, ये जो मिस सेलिंग हुई है, दैट इज द मेन कंसर्न। यदि सही आदमी को सही चीज़ बता करके दिया जाए कि भाई हम आपको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये आपके लिए सुटेबल है, नहीं सुटेबल है, आप जज कर लीजिए। यदि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको बता के बेचते हैं तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सेलिंग। तो इस वाले केस में HDFC का जो सबसे बड़ा नुकसान होगा आने वाले दिन में, वो एक जो इनकी विश्वसनीयता थी, उस विश्वसनीयता पर, खास करके इनके ओवरसीज ऑपरेशन की विश्वसनीयता पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, जो कि उसका फाइनेंशियल लॉस कैसे कन्वर्ट होगा, दैट टाइम विल टेल। तो HDFC बैंक जो ट्रांजैक्शन कर रहा था उससे उसको कितना मुनाफा हुआ होगा? देखिए सर, इसमें जो ट्रांजैक्शन में आमतौर पर
5 से लेकर के 2.5 डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्ड, और उस पर कमीशन का रेट होता है। तो आप मोटा मोटी ऐसे मान लीजिए कि यदि 1000 करोड़ का भी हम उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मतलब बॉन्ड बेचे गए, तो आप उसमें से मान लीजिए कि 20 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ के बीच में प्रॉफिट होगा, जो कि नॉन इंटरेस्ट इनकम है, प्योर इनकम होगा। तो अब इसमें एग्जैक्ट अमाउंट अभी अवेलेबल कहीं है नहीं, या हमारी जानकारी में नहीं कि HDFC ने एग्जैक्टली बॉन्ड कितने अमाउंट का बॉन्ड बेचा था और इनको किस रेट का कमीशन तय हुआ था। लेकिन हम लोग समवॉट एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि 1000 करोड़ का बेचा होगा तो 20 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ के बीच में कुछ इनको कमीशन मिला होगा। अच्छा, वही उनका लाभ होगा। वही उनका लाभ है। जी। तो इस संकट से उबरने के लिए HDFC बैंक क्या कर रहा है? देखिए, HDFC बैंक को संकट से उबरने का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहली बात है कि जो सबसे डेंजरस पॉइंट था लैक ऑफ ट्रस्ट का, तो रिक्लेमिंग ऑफ ट्रस्ट पहला टारगेट होगा। अभी अक्रॉस द लाइन कहीं भले डॉक्यूमेंटेड हो या ना हो, लेकिन ये चर्चा है कि HDFC बैंक के MD और चेयरमैन में मतभेद है। MD चूंकि ऑपरेशनल इशू में ज़्यादा पावरफुल है, तो उसकी बातें ज़्यादा मानी जाती हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन मतलब होल टाइम डायरेक्टर नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव पावर के हिसाब से देखा जाए तो MD के पास पावर ज़्यादा है। तो एक कहीं ना कहीं इनके उनके बीच में, चेयरमैन और उनके MD के बीच में एक इनका थोड़ा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी था। इन्होंने चूँकि कुछ ऐसी जेनरिक बात कही है कि नॉन एथिकल और इस तरह की बात का उन्होंने जो रीजन कोट किया है अपने रेजिग्नेशन के लेटर में। तो HDFC बैंक ने 3 लॉ फर्म, जिसमें एक फॉरेन की लॉ फर्म है, उनकी एक कमेटी जांच समिति बैठाई है, और उसको ये कहा गया है कि ये जो बोर्ड की जो प्रोसीडिंग्स है या बोर्ड के जो फंक्शनिंग है, इसके पिछले 2 साल 3 साल का इवेल्यूएशन करें कि एग्जैक्टली यदि कहीं पर कोई मतभेद है या किसी एक बोर्ड का कोई मेंबर डिसीजन से सहमत नहीं है, तो उसका डिसेंट नोट है कि नहीं, या उसकी क्या राय है। जितने इस पीरियड के बोर्ड मीटिंग से लेकर के उनके तमाम कॉरपोरेट अफेयर्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं, उस पर वो 3 लॉ फर्म है, जिसमें 2 इंडियन है, नाम हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक तीसरा फर्म जो है वो भी फॉरेन की लॉ फर्म है। ये तीनों की एक कमेटी बनी है जो कि एक जांच कर रही है उनके बोर्ड के फंक्शनिंग के फॉर दिस पीरियड, एंड दे विल सबमिट देयर रिपोर्ट। हो सकता है इस रिपोर्ट के आधार पर कुछ करेक्टिव मेजर लिए जाएंगे। HDFC बैंक ने चेयरमैन के इस्तीफे के बाद अपने ओवरसीज टेरिटरी में जो ये इस प्रोसेस में जो लोग लगे हुए थे, उसमें से 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव को नौकरी से निकाल भी दिया है। तो एक ये कहा जा सकता है कि उन्होंने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट की, जिसने कि मिस सेलिंग की, जिसने कि इस बैंकिंग एथिक के खिलाफ काम किया। तो ये जो 2 बातें मैं अभी कोट कर रहा हूँ, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का टर्मिनेशन, उसके बाद इस एक लॉ फर्म की कमेटी का गठन जो कि इनके वर्किंग की प्रोसीडिंग्स की जांच करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। अब उस रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे कुछ करेक्टिव मेजर्स जो लिए जाने होंगे वो लिए जाएंगे। रिजर्व बैंक ने तुरंत इनके यहाँ KK इंजीनियर के रूप में एक नया चेयरमैन को अपॉइंट किया। उस पोजीशन को बहुत देर तक वैकेंट नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि वैकेंट पोजीशन पब्लिक में एक अच्छा मैसेज नहीं देता। तो सरकार भी निश्चित रूप से नहीं चाहेगी कि एक इतने बड़े मजबूत बैंक के बारे में मार्केट में कोई पैनिक क्रिएट हो। तो इमीडिएट उन्होंने एक चेयरमैन की नियुक्ति भी कर दी है, और ये कमेटी को कुछ समय उन्होंने दिया है कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। हो सकता है इंटरनली कुछ और इसमें जो इंटरनल उनकी जो मैकेनिज्म है इन्वेस्टिगेशन की, जांच पड़ताल की, उसके अनुसार यदि कोई और दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। तो अल्टीमेट इनका मेन उद्देश्य जो होगा वो यही होगा कि जो कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, जो कस्टमर्स का जो ट्रस्ट का लॉस हुआ है उसको कैसे रिगेन करें, क्योंकि उनके पैसे को यदि ये रिप्लेनिश करेंगे तो अपने प्रॉफिट से देना होगा, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी ए लाइकली केस। ऐसा नहीं होने वाला है। वो लॉस अपेरेंटली कस्टमर को जिन्होंने निवेश किया है उन्हीं का निवेश है, उन्हीं का लॉस है। HDFC का फाइनेंशियल लॉस वो नहीं है, क्योंकि वो उसमें का फिड्यूशियरी रोल था। पंडित जी, एक क्वेश्चन ये है
कि इस संकट से जो HDFC बैंक से जुड़े जो ग्राहक हैं या जो भारतीय ग्राहक हैं उन पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या संदेश जाएगा? पाटिल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा हमने शुरू में भी कहा और अभी फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम से HDFC बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इससे HDFC बैंक को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हो रहा है। HDFC बैंक का कैपिटल पूरी तरह सुरक्षित है। HDFC बैंक भारत में टू बिग टू फेल सर्टिफिकेट होल्डर एक बैंक है। भारत सरकार भी कभी भी ऐसे बैंक में कोई भी मतलब क्या कह सकते हैं जो एक अनिश्चयता का माहौल नहीं रहने देगी। तो इन नटसेल इसका जवाब यही होगा कि भारतीय ग्राहकों को इस पूरे घटनाक्रम से वित्तीय नुकसान कुछ हो, ऐसा नहीं है। वित्तीय नुकसान कुछ नहीं होगा। हाँ, फिर मैं वही दोहरा रहा हूँ कि अब हमारे जो ग्राहक भारतीय ग्राहक हैं या जो भी कोई ग्राहक HDFC बैंक से जुड़े हुए हैं, वो यदि HDFC बैंक के इथिकल वैल्यू, उनके कॉरपोरेट गवर्नेंस, इन सबों के प्रति यदि जागरूक हैं तो उनका विश्वास इनके प्रति थोड़ा कम होगा। उसका वित्तीय ट्रांसलेशन कितना होगा, वित्तीय प्रभाव कितना होगा, ये एक बड़ा मतलब विचारणीय मुद्दा है जो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नहीं होगा। तो इन नटसल हम लोग यही कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम से HDFC बैंक के भारतीय ग्राहकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। HDFC बैंक का जो मामला है, जो इस मामले में सरकार का कुछ रोल हो सकता है क्या? सरकार का रोल तो है, पहले तुरंत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC के नए चेयरमैन की तुरंत नियुक्ति की, उसमें तनिक भी देर नहीं किया। और ओवरऑल जो बैंकिंग व्यवस्था है उसका मालिक, उसका रेगुलेटर, गार्जियन तो सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। हो सकता है आने वाले दिन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए कुछ और नए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू किए जा सकें, क्योंकि उस तरह के ट्रांजैक्शन इंडियन शोर पर अलाउड नहीं है। इसीलिए HDFC ने इस ट्रांजैक्शन को अपने ओवरसीज ऑपरेशन के थ्रू किया। हो सकता है थोड़े उसमें और कोई स्ट्रिक्ट रूल्स लाए जाएं। तो एज ए गार्जियन ऑफ द इंटायर बैंकिंग सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनको रोल तो है ही, रोल तो उनको प्ले करना ही होगा, वो कर भी रहे हैं। बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने HDFC बैंक संकट के बारे में आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।